हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन, नेचर, लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। साथ ही ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से किस प्रकार से भिन्न है ये भी जानेंगे। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या अप्रयोगात्मक शोध ऐसी रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। कारण उसका स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि उसमें जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता या उसकी अभिव्यक्ति एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही हो चुकी होती है। इसी कारण से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में स्थापित संबंधों के बारे में इन दोनों ही चरों के द्वारा होने वाले या उनमें हुए सहगामी परिवर्तनों के आधार पर केवल एक अंदाजा लगाया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंट्रोल सिचुएशन में जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन या उसकी क्वांटिटी को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों चरों के बीच में होने वाले संबंधों को उनमें होने वाले परिवर्तनों के आधार पर जानने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे प्रयोग या शोध को अप्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसके लिए कर्लिंगर ने 1986 में एक डेफिनेशन दी थी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज सिस्टमैटिक एम्पिरिकल इंक्वायरी इन विच साइंटिस्ट डज नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बिकॉज देयर manipulations have already occurred or because they are inherently not manipulable. Inferences about relations among variables are made without direct intervention from concomitant variation of independent and dependent variables. इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। यदि कोई रिसर्चर स्कूल स्टूडेंट्स की IQ लेवल और उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बीच में होने वाले रिलेशनशिप को जानना चाहता है, तो वह एक सिस्टमैटिक अध्ययन करने के बाद पर इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि एलीट क्लास के बच्चों की IQ ऑर्डिनरी बच्चों से अधिक होती है। यहाँ पे IQ डिपेंडेंट और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसे किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अर्थात रिसर्चर स्टूडेंट्स को उन्हीं के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर रखकर उन पर शोध कार्य करेगा। इस प्रकार की रिसर्च को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या विवरणात्मक शोध भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञात होने वाले या ज्ञात किए जाने वाले तत्वों और व्यवहारों का ऑब्जर्वेशन और वर्णन ही करना एकमात्र उद्देश्य होता है। परंतु जब इन्हीं चरों के बीच में सह संबंधों का अध्ययन किसी हाइपोथेसाइज रिलेशन की जांच करने के लिए किया जाता है, तो इसे सहसंबंधात्मक या कोरिलेशनल रिसर्च कहा जाता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब यहाँ हम ये जान लेते हैं कि इस प्रकार की रिसर्च या नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लाभ और हानि क्या है। लाभ में नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू जो भी अध्ययन किया जाता है वह सिस्टमैटिक और अनुभवपरक होता है। यहाँ सिस्टमैटिक इन द सेंस ये है कि इससे प्राप्त होने वाले रिसर्च जो होते हैं वो रिसर्चर उनके लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है, और अनुभवपरक से तात्पर्य ये है कि इसमें रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की भांति ही ऑब्जेक्टिविटी को अपनाकर एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। सेकेंड एडवांटेजेस ये है कि इस प्रकार की रिसर्च में पड़ने वाले इफेक्ट या डिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की प्रेजेंस, उसके इफेक्ट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ उसके किस प्रकार के रिलेशन है उसका पता लगाया जाता है। इस फॉर एग्जांपल लंग कैंसर होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए दो मेजर फैक्टर आते हैं कि या तो कोई बंदा स्मोकर है, चेन स्मोकिंग करता है, या फिर उसमें क्रॉनिकल कफ हो चुका है या बहुत दिनों से वो काफ़ी सालों से वो खांसी से पीड़ित है। तो ये दो मेजर फैक्टर निकल के आते हैं कि लंग कैंसर के कारण हो सकते हैं। यहाँ ये जो दोनों कारण है वो दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और जो लंग कैंसर होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इनको सिर्फ यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा कि ये कितना इनसे इंस्पायर होते हैं या कितना अफेक्टेड हैं, किस प्रकार के इसके सिम्टम्स हैं। जो भी चेन स्मोकर्स होते हैं उनमें लंग कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, या बहुत लंबे समय से जिनको क्रॉनिकल कफ है उनमें लंग कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा है। तो ये बात यहाँ पे सिर्फ डिस्क्राइब की जाएगी, जो कि नॉन एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसकी एक टेंडेंसी होती है। अब बात आती है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की लिमिटेशंस की।
तो इसमें सबसे पहले बात आती है इनएबिलिटी टू मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जोड़ तोड़ यहाँ नहीं किया जा सकता। इसलिए रिसर्चर ये नहीं बता सकता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के द्वारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितना प्रभावित हुआ है। इसीलिए उसके रिजल्ट्स में जो रिलायबिलिटी होती है वो 100% श्योर नहीं होती है, क्योंकि उसमें बाहरी तत्व भी शामिल होते हैं या अन्य फैक्टर्स भी उसमें शामिल होते हैं। सेकेंड यहाँ पे लिमिटेशन आती है कि लैक ऑफ रैंडमाइजेशन होता है, यानी कि इसमें यादृच्छिककरण की कमी होती है, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन होता है सैंपल का वो रैंडमली नहीं होता है, बल्कि पहले से ज्ञात रिस्पोंडेंट को लिया जाता है जिनकी प्री हिस्ट्री हो चुकी होती है। फॉर एग्जांपल अगर लंग कैंसर के ऊपर स्टडी करना है तो जो रिसर्चर होगा वो सभी स्मोकर्स या उन रिस्पोंडेंट्स को लोग लेगा जो क्रॉनिक कफ से की स्थिति से गुजर रहे होंगे। अब ऐसी स्थिति में रिसर्चर 2 ग्रुप बनाएगा, जिनमें से एक ग्रुप में चेन स्मोकर्स को रखेगा और दूसरे में क्रॉनिक कफ वालों को रखेगा। फिर इन दोनों पे स्टडीज़ करेगा, उनको डिस्क्राइब करेगा कि लंग कैंसर के होने के चांसेस किसमें ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया गया है, यहाँ पे कोई भी जो सिलेक्शन हुआ है रिस्पोंडेंट का वो रैंडमली नहीं हुआ है, वो प्री हिस्ट्री के आधार पर किया गया है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। थर्ड है इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, यानी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नियंत्रण की कमी होती है, जिस कारण से एक्सट्रीनियस या बहिरंग चरों के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जिसका परिणाम ये होता है कि जो भी रिजल्ट आते हैं उनकी व्याख्या पूरी तरह से नहीं होती है या स्पष्टता नहीं होती है, जिसके कारण रिसर्चर जो होता है वो रिजल्ट्स को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट नहीं होता, बल्कि उसके बारे में संशय होता है कि इसका और भी कारण हो सकता है क्या। तो इन लिमिटेशंस के बावजूद नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डिमांड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एजुकेशन की फील्ड में ज़्यादा रहती है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में अधिकतर ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका स्वरूप सहित अध्ययन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उनमें मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता और वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब इस बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अंतर क्या होता है। तो पहला अंतर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कॉजेज जो होते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आधार पर इफेक्ट या डिपेंडेंट वेरिएबल्स का अध्ययन किया जाता है, जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल में इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कॉजेज का पता लगाया जाता है या उनमें क्या संबंध है, ये इस तथ्य की बात की जाती है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो रिसर्चर उसमें डायरेक्ट मैनिपुलेशन करके उसके प्रभाव को डिपेंडेंट वेरिएबल्स में देख सकता है, परंतु नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में किसी प्रकार का मैनिपुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। थर्ड डिफरेंस ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पूरी तरह से कंट्रोल सिचुएशन में होने के कारण उसमें इंटरनल वैलिडिटी काफ़ी होती है, और जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऐसा नहीं होता और उनकी जो इंटरनल वैलिडिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पंचर रंग होते हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। फोर्थ और लास्ट है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिस्पोंडेंट का सिलेक्शन रैंडमली किया जाता है और उनको एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड करके उनके डिफरेंसेस को स्टडीज़ किया जाता है, जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी रिस्पोंडेंट सेलेक्ट होते हैं वो रैंडमली नहीं सेलेक्ट किए जाते हैं, जब बल्कि उनकी प्री हिस्ट्री होने के कारण या स्पेसिफिकेशन केसेस होने के कारण उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की टाइप्स की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।